तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज एक बार फिर हम अपनी बात वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो गैंग वार शुरू हुई, उसकी चिंगारी, पहली आग कब भड़की, कैसे भड़की, वो किस्सा नाम आपने बहुत बार सुना है। मैंने भी अपने एपिसोड में उसका जिक्र किया था, लेकिन पिछले दिनों में कुछ बहुत ही अहम, नई और सनसनीखेज जानकारी मिली है। वो शख्स था जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला मर्डर गैंगवार में, जो क्राइम ब्रांच ने एक लिस्ट बहुत साल पहले 90 में इशू की थी। उसमें गैंगवार शुरू होने में जो सबसे पहला नाम था वो था इकबाल नाटिक, जिसका मर्डर क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड के मुताबिक 2 जुलाई 1977 को हुआ था। लेकिन उस मर्डर की पूरी कहानी आज तक नहीं सुनाई जा सकी, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वो मर्डर कैसे हुआ, किसने किया था वो तो सबको पता है, लेकिन उसमें कौन कौन और लोग शामिल थे और मर्डर कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये अंदर की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। जो मैंने पहले सुनाई थी, जैसे कि मैंने कहा, वो अधूरी थी और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं होती कि मैं अपनी मेरी पहले जो मैंने स्टोरीज की हैं उनको नए तथ्य आने के बाद उसको इम्प्रूव किया जाए और जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो इस इकबाल नाटक के किस्से को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस किस्से से आपको पता चलेगा कि उस ज़माने के जो गैंगस्टर थे, जिनमें अयूब लाला, सईद बाटला, आलमजेब और आमिरज़ादा, ये किस किस्म के काम करते थे, जो बाद में इतने बड़े हो गए कि दाऊद भाइयों के साथ और सरकार और क्राइम ब्रांच के साथ इन्होंने पंगे लेने शुरू किए। उस समय में ये दोनों अमीरज़ादा और आलमजेब के शुरुआती दिन थे। इनके जो बॉस हुआ करते थे वो थे अयूब लाला और सईद बाटला। अयूब लाला पठान था, सईद बाटला लोकल महाराष्ट्रियन मुसलमान था। तो कराटे का एक्सपर्ट था, मार्शल आर्ट्स का बहुत अच्छा मास्टर गिना जाता था। लेकिन अयूब लाला थोड़ा डिफरेंट किस्म का आदमी था। पठानों के साथ उसकी रिश्तेदारी भी थी। करीम लाला के भाई का वो शायद रिश्तेदार था, साला था, जो इस किस्म की कोई रिश्तेदारी थी। लेकिन जो बाटला था वो जिसको कहते हैं कि पैदाइशी बिगड़ा हुआ आदमी था, जिसने बहुत सारे वो उल्टे सीधे काम किए जिनका उसकी ज़िंदगी के साथ शायद खिलवाड़ होना बाद में इसीलिए हुआ कि वो दूसरे की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझता था और उसको खमियाजा उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ा। तो जब मैं सईद बाटला के बारे में रिसर्च कर रहा था तो उसके बहुत सारी कहानियाँ निकली, लेकिन सबसे जो ज़बरदस्त किस्सा उसका निकला वो था इकबाल नाटिक वाला। इकबाल नाटिक एक उर्दू अखबार का पत्रकार था। वो सबको मालूम है कि उसकी क्या बैकग्राउंड थी, तो उसमें जाके टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अखबार में बार बार वो सईद बाटला, अयूब लाला और इसके साथ जो लड़के होते थे 25-30, जो इकबाल नाटिक के घर के बाहर वो बीआईटी चौल का जो एरिया था, डोगरी पुलिस स्टेशन के नज़दीक, दूसरी तरफ जेजे हॉस्पिटल की बैक साइड भी लग जाती थी, उस बीआईटी चाल में वो रहा करता था। और उसके पड़ोस में ही अयूब लाला, बाटला और इनके यंग जो लड़के थे 15-20 का ग्रुप बना के वो उस इलाके में चारपाइयों पे, लकड़ी के बाकड़े पे बैठे रहते थे, अपना महफिल जमा के शराब पीना, चरस पीना, गांजा पीना, लड़ाई झगड़े करने, गाली गलौज करना। तो गली मोहल्ले की औरतों का निकलना आना, बच्चों का निकलना खतरे से खाली नहीं हुआ करता था। तो इनकी इस किस्म की हरकतों की
पूरी रिपोर्ट वो आदमी अपने अखबार में भी लिखा करता था और क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस स्टेशन में भी उसकी कॉपी भेज के कंप्लेंट किया करता था। और वो दाऊद इब्राहिम और उसके भाइयों के काफ़ी क्लोज भी गिना जाता था, क्योंकि उसको पुलिस की हेल्प की ज़रूरत थी। अकेला पत्रकार इतने बदमाशों से लड़ नहीं सकता था, तो उसकी जो शुरुआती अटैचमेंट थी वो डी कंपनी के साथ थी। तो उसके ये शिकायत करने की वजह से बाटला को, अयूब लाला को कभी क्राइम ब्रांच बुला लिया जाता था, कभी डोगरी पुलिस स्टेशन बुला लिया जाना, कभी इसी तरीके से नागपड़ा पुलिस स्टेशन, कभी जे पुलिस स्टेशन बना नहीं था। तो ये लोगों की उसकी बार बार शिकायतों की वजह से और उसका जो ओवरऑल जो एटीट्यूड था इकबाल नाटक का, उससे ये बदमाश लोग काफ़ी दुखी होते थे। और एक दिन इन लोगों ने फैसला किया कि अब इकबाल नाटक को ख़त्म किया जाए। वो प्लानिंग जो हुई वो 2-3 दिन पहले, 2 जुलाई के पहले की गई, जून के आखिर में। और वो उसमें जो लोग शामिल थे प्लानिंग करने में, उनमें जो एक शख्स हाजिर था उसने ये मुझे पूरा किस्सा सुनाया। इस पूरे हादसे का एक चश्मदीद गवाह जो आज भी जिंदा है, उस आदमी ने ये पूरा किस्सा मुझे सुनाया जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब तक समझा ये जाता था कि इकबाल नाटक को उसके घर में घुस के उसको बाहर निकाल के उसके घर में मारा गया, लेकिन कहानी कुछ और है। ये कहानी में पूरा वो ड्रामा है जो हम फिल्मों में देखते हैं, और बहुत से लोग जो ड्रामेबाजी करके अपनी राइटिंग में बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, वो कई बार ऐसी बातों से मुतासर हुए होते हैं, इसलिए वो कर जाते हैं। अब देखिए कि ये लोग प्लानिंग करके, इनको ये पता चला जब रैकी की इकबाल नाटक के घर की, तो पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोलता था। जब अंदर चला जाता था एक बार आके घर पे, तो वो बाहर नहीं निकलता था, कहीं आना जाना उसका ज़्यादा नहीं था। तो सुबह घर को निकलना, शाम को आ जाना। कई बार तो घर पे जाता ही नहीं था, उसने छोटी सी प्रेस अपने घर में भी लगा रखी थी, ट्रैडल प्रेस, घर से ज़्यादा काम कर लेता था और बहुत तहकीकात अपना करता था। जो घर पे आता था दरवाज़ा खोलने के पहले अच्छी तरह पड़ताल करके फिर दरवाज़ा खोलता था। तो इस तरीके से पूरे प्रिकॉशन लेके रखता था, और इनके लिए दिन में उसको मारना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने 3-4 दिन रैकी करके ये देखा कि हर सुबह अर्ली मॉर्निंग, अंधेरा जब अभी सूरज चढ़ा नहीं होता, उसके थोड़ा पहले एक दूध वाला इसके घर में दूध लेके आता है, और वो बाहर से हल्का सा दरवाज़ा खड़काता है तो उसके घर वाले इमीडिएटली दरवाज़ा खोलते हैं, उसके घर में से कोई ना कोई। तो वो इन्होंने एक निगाह रख के रैकी करके टाइम फिक्स किया कि कल सुबह दूध वाले के आने के पहले हम वो दरवाज़ा खटखटाएंगे और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा उस पर अटैक करेंगे। तो रात भर इन लोगों ने दारू वारू पी, चरस पिया, गांजा पिया। उनमें ये 3 लोग शामिल थे उसके घर जाने वाले, जिनमें बाटला, मीरज़ादा और आलमगीर। अयूब लाला इनके साथ नहीं गया उस दिन, वो कहीं और गया हुआ था, तो आज सुबह उठ के हाज़िर नहीं हो सका अर्ली मॉर्निंग। तो जैसे ही इन्होंने गली के किनारे पे ये फील्डिंग लगा के उसके घर के सामने बैठ गए, और जैसे ही दूध वाला उस गली में घुसा तो इनको पता चल गया कि अब उनका टाइम, अंदर से वो वेट कर रहे होंगे कि दूध वाला आएगा तो हम दरवाज़ा खोलेंगे। तो इसके पहले कि दूध वाला इनके दरवाजे पे आता, ये तीनों लोग गए और बड़े प्यार से उसी तरह से दरवाज़ा खटखटाया, और उसके घर में से किसी ने वो दरवाज़ा खोला, और ये लोग एकदम तलवार लेके, छुरे लेके, चाकू लेके अपना घर के अंदर घुस गए। घर से उसको पकड़ के अंदर से उठा के लाए। बाहर इनकी एक डुक्कर फीट गाड़ी खड़ी थी। तो उस ज़माने में एक फीट गाड़ी हुआ करती थी जिसका दरवाज़ा आगे से खुलता था, उल्टा दरवाज़ा होते थे आगे वाले दोनों, और बड़ी स्टर्डी गाड़ी थी, बहुत मजबूत गाड़ी थी, उसका पतरा बहुत मजबूत हुआ करता था। बाद में जो प्रीमियर आई कंपनी, उसमें पूरा उसका जो शेप था, फिएट का बॉडी शेप, वो चेंज कर दिया गया था। तो उस डुक्कर गाड़ी में, डुक्कर सूअर को कहते हैं मुंबई की भाषा में,
तो उस गाड़ी की जो थोड़ी शक्ल थी, बॉडी का स्ट्रक्चर था, वो सूअर से मिलता था, इसलिए उसको डुक्कर पेट कह देते थे। तो उस डुक्कर पेट में इकबाल नाटक को पकड़ के ज़बरदस्ती किडनैप करके उसको बांद्रा ईस्ट के एरिए में ले जाया जाता है, जो वहाँ से कम 15-20 किलोमीटर होगा डोंगरी से। वहाँ पे ले जाके बांद्रा ईस्ट में एक भारत नगर करके एक लोकेलिटी थी, झोपड़पट्टी छोटी सी, उस बाद में तो बहुत बड़ा एरिया हो गया था वो। तो वो पूरी की पूरी इलीगल बस्ती थी, जो खाड़ी में मिट्टी भर भर के सी को रिक्लेम करके वो झोपड़पट्टी बनाई गई थी। बहुत बड़े लेवल पे इलीगल काम उस इलाके में होता था। और बाद में जब वहाँ पे रीडेवलपमेंट हुई कोई आज से 15 साल पहले, तो उस एक एक झोपड़े की कीमत 1-1 करोड़ रुपए तक बिका। एक झोपड़ा 1 करोड़ से ऊपर की कीमत का बिका, और आज वहाँ पे टावर बनाने की तैयारी चल रही है। तो भारत नगर की उस खाड़ी में, उस मार्शलैंड में जाके इस आदमी के ऊपर अटैक किए गए। बहुत बुरी तरह इसके ऊपर तलवार, चाकू, छुरे के वार किए गए, और इसको मरा हुआ समझ के खाड़ी में इसकी बॉडी फेंक के ये तीनों आदमी वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कोई आदमी, लोकल वहाँ का आदमी जो खाड़ी में जाता है किसी अपने काम से, वो एक वहाँ पे एक इंजर्ड आदमी को, जो बॉडी को स्पॉट करता है। तो वो अपने लोगों को अलर्ट करके और वहाँ से पुलिस स्टेशन को इतला दी जाती है, पुलिस आती है और इसकी इकबाल नाटक की बॉडी को वहाँ से उठा के एक नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और अब ये पता नहीं कि वो हॉस्पिटल साइन हॉस्पिटल था या बांद्रा का भाभा हॉस्पिटल था। ये दो ही सरकारी हॉस्पिटल उस इलाके से नज़दीक थे। खैर, ये लोग तो वहाँ उसको मरा हुआ समझ के उसकी बॉडी को ठिकाने लगा के भाग गए, लेकिन वो आदमी बच गया। हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उसकी सांस चल रही थी और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और बड़ी लेवल पे धरपकड़ शुरू होती है, क्राइम ब्रांच की टीम, ये वो सब। और क्योंकि वो मरा नहीं था, सीरियस रूप से इंजर्ड था, इसलिए 307 की धारा के नीचे केस दर्ज किया गया और इन लोगों को पकड़ने की कवायद चालू रही। लेकिन क्योंकि ये हादसा अर्ली मॉर्निंग हुआ था, किसी ने ये देखा नहीं था इनको किडनैप करते हुए, इसलिए ये तीनों के ऊपर पुलिस को शक नहीं हुआ। शक तो शायद होगा, लेकिन कुछ ऐसी एविडेंस नहीं थे कि तीनों को पकड़ा जा सके। और इकबाल नाटक का अपना बयान देने की हालत में नहीं था, वो बेहोश था। बेहोशी की हालत में वो हॉस्पिटल में एडमिटेड था। और ये आदमी भाग रहे हो, अंदर खाते से अपनी सेटिंग लगा रहे हैं कि अगर वो कल को मर जाए तो हम अपनी बेल कैसे करवाएंगे। अभी वो आदमी हॉस्पिटल में है और ये तीनों जन अपने वकीलों के साथ टच में थे कि कल को अगर कुछ होता है तो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। खैर, तीसरे दिन शाम को, मतलब 72 घंटे के बाद इकबाल नाटक की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। और उसके बाद जब पुलिस को खबर मिलती है अपने जासूसों की तरफ से, खबरियों की तरफ से, तो ये तीनों लोग कुछ दिनों के बाद क्राइम ब्रांच में खुद जाके हाजिर हो जाते हैं, यहाँ जी हमने किया। अब 307 के केस में उस ज़माने में ज़मानत जल्दी हो जाती थी कुछ दिनों में, आजकल नहीं होती। तो क्योंकि मर्डर हुआ नहीं था, इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल गया था, तो 307 का केस बना। लेकिन इसके पहले कि वो 302 में कन्वर्ट होता केस, पुलिस उसको अपने रिकॉर्ड में 302 की धारा लगाती मर्डर की, तो शायद इनकी बेल मुश्किल हो जाती। लेकिन ये इतने शातिर थे, चतुर थे कि अपने वकीलों की मदद से पहले ही इन्होंने 307 में बेल करवा ली और फिर फरार हो गए। कुछ दिनों के बाद फिर अपने इलाके में आ गए और उसी किस्म की दादागिरियाँ, बदमाशियाँ फिर चलने लगी। फिर उसी तरह से लड़ाई झगड़े। और उसके बाद जो पहला
इसके नाटक के इस मर्डर के पहले जो सबसे पहला मर्डर बाटला ने किया था वो एक पंजाबी सरदार की फैमिली का किया था। एक चावला ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे डोगरी में ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, उसके मालिक वो चावला जी थे। कुछ लोग उसको सरदार जी बोल देते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी चावला दोनों में होते हैं, सरदार भी होते हैं और हिंदू पंजाबी भी चावला होते हैं, कास्ट होती है उनमें। तो वो ट्रांसपोर्ट वाले से हफ्ता मांगने गए बाटला जी, और उस पंजाबी आदमी ने, चावला ने इनकार कर दिया कि हम हफ्ता नहीं देंगे, जाओ क्या करना है। तो कुछ दिनों के बाद बाटला और अयूब लाला अपने बंदों के साथ तलवार कोयते लेके उस चावला के ऑफिस में जाते हैं और बुरी तरह अटैक करते हैं। वो उसको कहते, उसमें जो चावला मेन मालिक था वो मारा जाता है और उसका मैनेजर वो इंजर्ड होता है। तो एक मर गया, एक इंजर्ड हो गया, तो उसको कहते थे डेढ़ मर्डर। तो सैयद बाटला का नाम सबसे पहले मशहूर हुआ था उस डेढ़ मर्डर से। जब लोग, कई सैयद थे उस इलाके में, तो जब बात चलती थी कौन सैयद, तो बोलते थे वो डेढ़ मर्डर वाला। तो ये इनकी अपनी अपनी डिग्रियां होती हैं अंडरवर्ल्ड में लोगों की, 5 मर्डर वाला, 6 मर्डर वाला, डेढ़ मर्डर वाला, 1 मर्डर वाला। तो इस तरीके से तो सैयद बाटला का काम था साल में 6 महीने बाहर, 6 महीने जेल में। और जेल में भी इसकी दादागिरी इतनी चलती थी आर्थर रोड जेल में कि उसके जो पुराने लोग जानते हैं, जो उसके साथ रहे हैं, उसके साथ जाते थे जेल में, उनका कहना है कि बाटला ऐसा क्रिमिनल था जो जेल के वो जो छोटा दरवाज़ा होता है जिसमें से झुक के अंदर जाना पड़ता है, उससे अंदर नहीं जाता था। पूरा दरवाज़ा, जेल का बड़ा दरवाज़ा उसके लिए खुलता था, फिर वो जेल के अंदर जाता था। और ऐसा 2 ही शख्स के बारे में कहा जाता है, एक समद खान और दूसरा सईद बाटला, जिनके लिए जेल का मेन दरवाज़ा खुलता था, ये छोटे दरवाजे से झुक के अंदर एंटर नहीं करते थे। तो इस किस्म की दादागिरियाँ सैयद बाटला की, अयूब लाला की, अमीरज़ादा, आलमज़ेब, ये 1976-7 से ही ये इनके ये कार्रवाइयाँ चालू थी, जो अल्टीमेटली करते करते इतनी बड़ी गैंगवार में तब्दील हो गई जिसमें 18 मर्डर हो गए 6-7 साल में। तो ये कहानी थी सैयद बाटला और इकबाल नाटक की। जो लोग कहते थे पुरानी कहानी कि उसको घर में मारा, वो इन चश्मदीदों ने अब जो अंदर की बात बताई है वो कहानी उसको कंप्लीट करती है। कुछ और नए फैक्ट्स सामने आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।